अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एड्स। एड्स जो है इसकी जो एब्रेविएशन है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्वायर्ड का मतलब ऐसी चीज़ होती है जो हम हासिल करते हैं, यानी ये पैदाइशी तौर पर नहीं होती, लेटर इन द लाइफ जो है ये चीज़ हम ज़िंदगी से हासिल करते हैं, इसलिए हम इसे एक्वायर्ड बोलते हैं। क्या हासिल करते हैं? इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, यानी हमारा जो क़ुव्वते दफ़ा है, दफ़ाई निज़ाम है, इम्यूनिटी है, उसके अंदर कमी आ जाती है। ये पैदाइशी तौर पर नहीं होती, हम लेटर इन द लाइफ इसको हासिल करते हैं, इसलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये हम ग्रुप ऑफ डिजीज़ को कहते हैं जिसमें बहुत सारी बीमारियों की अलामात इंसान की बॉडी में ज़ाहिर हो जाती हैं। तो वैसे तो आमतौर पर कोई एक ख़ास डिज़ीज़ होती है, जैसे फ़्लू है, नज़ला है, खांसी है, इन्फेक्शन है, लेकिन इस बीमारी में सिंड्रोम हम उस वक्त कहते हैं जब बहुत सारी अलामतें मुख्तलिफ़ कंडीशंस की एक ही जगह पर मौजूद हों, उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम को हम एड्स बोलते हैं। तो ये बीमारी जो है ये पहली दफ़ा 1980s में USA यानी अमेरिका में डिस्कवर की गई। वैसे तो इसके मरीज़ 1970s से ही मौजूद थे, लेकिन किसी को इनके बारे में इल्म नहीं था। अमेरिका में फिजिशियन के पास कुछ ऐसे पेशेंट आए जो सारे के सारे कुछ ख़ास किस्म की डिजीज़ में मुब्तला थे, और वो ऐसी अलामतें थीं जो पहले कभी देखने में नहीं आई थी। मिसाल के तौर पर रेयर वेस्कुलर कैंसर, खून की नालियों का कैंसर, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसकी लिम्फ नोड जो हैं वो गिल्टियाँ बनी हुई थी, वेट लॉस, सीवियर नमूनिया, डायरिया और कुछ ऐसी कंडीशन जो पहले कभी भी देखने में नहीं आई थी। और उनकी ख़ास बात ये थी कि वो ट्रीट नहीं हो रहे थे, बार बार मेडिकेशन के बाद भी वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। और फिर ये दूसरी बात जो अहम बात थी वो ये थी कि ये तमाम अलामतें होमोसेक्सुअल अफराद में थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कि होमोसेक्सुअल और हीट्रोसेक्सुअल क्या होता है। आम इंसान जो मेल होते हैं उन्हें और फीमेल होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, उन्हें हम हीट्रोसेक्सुअल कहते हैं, जिसमें मेल है, फीमेल है, उनकी शादियाँ होती हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन कुछ अफराद दुनिया में ऐसे हैं जो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, अबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होमोसेक्सुअल कहलाते हैं। उनमें जो मेल होते हैं उन्हें हम गेज कहते हैं, और जो फीमेल होते हैं उन्हें लेस्बियन कहते हैं। मोस्ट केसेस में वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं होते, उनके अंदर जेनिटल ऑर्गन ज़रूर होते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ओवरीज जो हैं वो नहीं होती, टेस्टिस जो हैं रिड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती, एग प्रोडक्शन नहीं होती ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटीज़। तो ये जो सारी अलामतें हैं होमोसेक्सुअल अफराद, जिन्हें हम आम तौर पर खुसरे कहते हैं या लेस्बियन और गे कहा जाता है, इनके अंदर जो हैं वो मौजूद थी। लेटर ऑन फिर ये बीमारी की अलामतें जो हैं वो सेहतमंद इंसानों में, तो जिन्हें नॉर्मल हीट्रोसेक्सुअल लोगों में भी आ गई। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, किसी एक होमोसेक्सुअल ने अपने किसी दोस्त को ब्लड दे दिया उस वक्त, क्योंकि बीमारी का पता नहीं था, स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और या फिर उसके बाद कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई केस ऐसा हो सकता है जिसके ज़रिए ये वायरस फैल सकता है, क्योंकि ये वायरस 4 चीज़ों से फैलता है। उसमें सीमन है, सलाइवा है, ब्लड है, ब्रेस्ट मिल्क है। तो ये बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए जो है ना बहुत तेज़ी के साथ वायरस फैल जाता है। तो उनमें से कोई एक काज हो सकती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई तो फिर इसके ऊपर जो है वो रिसर्च शुरू हुई, फ्रांस के अंदर भी हुई, अमेरिका के अंदर भी हुई, और फिर इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करके आवाम के सामने लाया गया। तो हम भी उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले
हम देखते हैं सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम की वैसे तो बुनियादी तौर पर एड्स की 3 तरह की सिम्टम्स होती हैं। एक प्री इन्फेक्शन सिम्टम्स होती हैं, फिर एक सिम्टम जो है वो इन्फेक्शन के बाद सामने आती हैं। शुरू में ये लाइट होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली ये सीवियर होती चली जाती हैं और आखिरकार अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है उसमें फ़ीवर जो है रिकरिंग होता है, बार बार होता है, उतरता है, फिर हो जाता है, जो इन्फेक्शन की अलामत है। उसके बाद नमूनिया और टीबी जैसी बीमारियां जो कि लंग्स इन्फेक्शन है एंड बहुत सवियर किस्म का नमूनिया हो जाता है, जिससे जो ट्रीट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जॉइंट पेन और मसल पेन्स जो हैं वो भी ऑब्ज़र्व की गई हैं। सोर्स पूरी बॉडी के ऊपर सोर ज़ख़म बन जाते हैं ऑल अराउंड द बॉडी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, हमारी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम, उसकी नोड्स होती हैं ख़ास तौर पर गर्दन, बगलों में, पेट के निचले हिस्से में, ग्रोइंस के अंदर। ये गिल्टियाँ जो हैं ये स्वेल कर जाती हैं, नोड जो हैं स्वेल कर जाती हैं और ये गिल्टियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो कि परसिस्टेंट होती हैं, रहती हैं काफ़ी देर तक। इसके अलावा वज़न बहुत तेज़ी के साथ गुजरता है, खांसी होती है, डायरिया होता है जो कि क्रॉनिक होता है, ठीक होने में नहीं आ रहा, वेस्कुलर कैंसर हो जाता है। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है मुंह के अंदर, और वेजाइना के अंदर ओरल थ्रश हो जाता है, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है। तो इस तरीके की बहुत सारी सीवियर किस्म की कंडीशन। इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो बहरहाल बहुत सारी सीवियर कंडीशन जो है इनके अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब इसकी कॉज क्या है? जब पहली दफ़ा इसको वायरस को आइडेंटिफाई किया गया तो इस वायरस का नाम रखा गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो मैंने आपके सामने एक ये डायग्राम बनाई हुई है वायरस की। तो ये वायरस जो है ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसे रीट्रो वायरस कहा जाता है। रीट्रो वायरस में बहुत सारी इकसाम के वायरसेस हैं। इन्हें ऑनको वायरस, इन्हें ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल्स में और प्लांट्स में कैंसर का बायस बनते हैं। उनकी एक टाइप है जो कि एड्स कॉज करती है। स्पेशल बहुत चालाक किस्म का वायरस है, इसका नाम है HIV, ह्यूमन इंसान में इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी में कमी लाने वाला वायरस। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जस्ट सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपको ब्लैक कलर का एक बॉक्स नज़र आ रहा है। ये प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है जो कि कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। इसके अंदर इसका जिनोम है, जिनोम इसका जो है RNA है, इसलिए इन्हें RNA ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है इसको हेल्प करता है कि जिस तरीके से ये अपने होस्ट के ऊपर अटैक कर सके और वहाँ से अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए इसके पास ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आम तौर पर बाकी वायरसेस के पास नहीं होता। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो इसने अपने होस्ट से कवर लिया हुआ है, एनवेलप लिया हुआ है जो कि पूरी बॉडी को उसके ऊपर कवर किया हुआ है। ये एनवेलप है जो कि होस्ट की मेम्ब्रेन से बना होता है। इसके ऊपर स्पाइक्स हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्पाइक्स हैं जिनकी मदद से ये अपने आप को मेज़बान के सेल के साथ जो है वो अटैच करता है और फिर अपने एंजाइम की मदद से उसके अंदर एंट्री करता है। तो इसके ये ओवरऑल मैंने छोटा सा सिंपल सा एनवेलप है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, DNA RNA है, कैप्सिड है। बाकी इसकी डिटेल फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ इसका लाइफ साइकिल और वो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एनी हाउ HIV वायरस जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है। ये वायरस बंदरों के अंदर, चिंपैंजी के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर ये डिजीज़ कॉज नहीं करता। इसका मतलब है ये होस्ट स्पेसिफिक है और ये सिर्फ इंसानों के अंदर ही वायरस जो है ये डिजीज़ कॉज करता है, जिसे हम आमतौर पर एड्स कहते हैं। अब उसके बाद इसके स्प्रेड की बात आती है कि ये स्प्रेड कैसे होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 इकसाम के बॉडी फ्लूइड के ज़रिए, जिसमें ब्लड है, सीमन है, सलाइवा है, ब्रेस्ट मिल्क है, इसके ज़रिए फैलता है। ये किसी भी तरीके से, जो भी तरीका हो इनके डिसएमिनेशन का, उसके ज़रिए फैल सकता है। तो सबसे बड़ा इसके फैलाव का तरीका सेक्शुअल कॉन्टैक्ट है। तो आमतौर पर 2 तरह के रिलेशन होते हैं, एक शादीशुदा रिलेशन होता है, एक गैर शादीशुदा रिलेशन होता है। तो शादीशुदा रिलेशन के दौरान एक ही पार्टनर होता है और उनके दरमियान सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम होता है, उसके अंदर इसके रिस्क बहुत कम होते हैं। लेकिन क्योंकि मुआशरा बहुत तेज़ी के साथ बिगाड़ की तरफ जा रहा है और सेक्सुअल जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, इसलिए उनके फैलाव का जो बाहिस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसमें इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कहलाता है। बॉडी को टच करने से ये नहीं फैलता, हाँ, गहरा ताल्लुक़ जो है उसके ज़रिए ये फैल जाता है।
इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान को लगाने से ये वायरस जो है वो मुंतकिल हो सकता है। मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर माँ को एड्स है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, या आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग बर्थ के प्रोसेस के दौरान भी हो सकता है। इसके अलावा अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है उसके ज़रिए भी ये वायरस फैल सकता है। उसकी एक और वजह यह है कि जो इंजेक्ट करते हैं, आईवी इंजेक्शन या ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली, उनके ज़रिए बहुत तेज़ी के साथ फैल जाता है। कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, अगर किसी एक इंसान को वायरस है, अगर वो अपने जिस्म के किसी हिस्से में वेन में या इंजेक्शन लगाता है, नीडल लगाता है, आईवी लगाता है, और वही जो सिरिंज है वो कोई दूसरा इंसान इस्तेमाल कर लेता है, तो वो उसके अंदर भी वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हैं, कंटेमिनेटेड सर्जरी के आलात हैं, इसके अलावा कंटेमिनेटेड जो दांतों में मारने वाले औजार होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एक इंसान का बॉडी फ्लूइड दूसरी बॉडी में चला जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके ज़रिए ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें हजाम की दुकानें हैं, इसके अलावा डेंटिस्ट हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते, जो अच्छे, जिनकी जो स्टीरलाइज चीज़ें नहीं होती, उनके ज़रिए जो है ये पॉसिबल है, या सर्जरी के आलात के ज़रिए भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, स्प्रेड तो हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये अटैक कैसे करता है। ये हमारी बॉडी में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। जिस तरह हर मुल्क की एक फ़ौज होती है, आर्मी है, कमांडोज हैं, वो पूरे मुल्क की हिफाजत करते हैं, इस तरह हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए भी अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास किस्म के सेल्स बनाए हुए हैं जिन्हें वाइट ब्लड सेल या टी लिम्फोसाइट कहते हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनके ऊपर CD4 यानी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 एक रिसेप्टर लगा होता है, जिसकी मदद से ये वायरस जो है ये वाइट ब्लड सेल के ऊपर अटैक करता है। तो CD4 रिसेप्टर वाले जो सेल्स हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है, उससे हमारी वो CD4 रिसेप्टर सेल जो हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कमी हो जाती है, जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होती है तो इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान जो है उसमें CD4 रिसेप्टर वाले जो काउंट हैं वो तकरीबन 500 से लेकर 1500 पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। लेकिन जैसे ही ये वायरस जो है ये इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये इंसान के टी लिम्फोसाइट जिनके ऊपर CD4 रिसेप्टर लगा होता है उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसकी जो मिकदार है वो 200 सेल से भी कम रह जाती है। जब वो 200 सेल से कम आ जाती है तब एड्स की सिम्टम जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, और एड्स की सिम्टम अपीयर होने के साथ साथ एक इंसान जो है वो एड्स का शिकार हो जाता है। अब उसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? डायग्नोज करने के लिए इसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट जो है उसमें हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए इसको डायग्नोज किया जा सकता है। इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, जिसको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के ज़रिए भी इसको पता चलाया जा सकता है कि ये जो एड्स है ये मौजूद है कि नहीं है। उसके बाद इसको प्रिवेंट ट्रीट तो नहीं किया जा सकता प्रॉपर तरीके से, हाँ इसकी जो प्रिवेंशन है वो की जा सकती है। प्रिवेंशन करके हम इससे बच सकते हैं। प्रिवेंशन भी सिंपल है, जो चीज़ें स्प्रेड करती हैं अगर हम उनसे बचें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहले अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो वो सेफ़ होना चाहिए, ताकि किसी तरीके से वायरस जो है मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में ट्रांसफ़र ना हो सके। इसी तरीके से कॉमन सिरिंजेस को अवॉइड करना चाहिए, ताकि अगर एक इंसान को एड्स है तो वो किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र ना। हमेशा सेपरेट न्यू सिरिंज और नीडल जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अवॉइड इंट्रावेनस ड्रग्स, जो लोग बैठकर इंट्रावेनस ड्रग्स इकट्ठे मिलकर लेते हैं उनके ज़रिए भी ये वायरस वो फैल सकता है, इसलिए उससे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्टीरॉयल नीडल यूज़ करनी चाहिए जिनकी जो जरासीम कुश होती हैं, और उनके ज़रिए भी इस वायरस से हम बच सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम एहतियाती तदबीर हमारी डेली लाइफ में जो हो सकती हैं, जैसे डेंटिस्ट के पास जाना और उसको कहना कि स्टेरलाइज और जो औज़ार हैं इस्तेमाल करें। इस तरह हजाम के पास जाना अपने कटिंग करवाने के लिए, शेव करवाने के लिए, तो स्टेरलाइज चीज़ों का इस्तेमाल करवाना। लाइफ जो है उसको सेफ़ बनाना, क्योंकि इंसान को एक प्रॉपर निज़ाम के तहत पैदा किया। अगर आप शादीशुदा रिलेशनशिप कायम करते हैं उससे आप भी इस बीमारियों से बच सकते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बेरारवी का शिकार होते हैं और बग़ैर शादी के सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, उनके ज़रिए भी ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है।
उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है वो इनिशियल तौर पर तो इसकी कोई वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है। AZT है वो ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल की गई है, लेकिन आमतौर पर जो बेसिकल ट्रीटमेंट होती है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उसे कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे ही वायरस आता है, उस वायरस को अगर हमें पता चल जाए कि वो एंटर हो गया है तो फौरी तौर पर PEP करवानी चाहिए। कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, वो फौरी तौर पर मेडिसिन देता है, जिससे क्या होता है कि वायरस इनिशियल स्टेजेस पर ही कंट्रोल हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वो मज़ीद इन्फेक्शन फैलाने नहीं जाता और ना ही हमारे CD4 सेल जो हैं वो तबाह होते हैं और उसको वक्ती तौर पर कंट्रोल हो किया जा सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बॉडी में फैल गया है तो उसके लिए फिर एंटी रेट्रोवायरल जो रेट्रोवायरस के ख़िलाफ़ मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, वैसे तो काफ़ी 5-6 मेडिसिन है, मैंने 2 लिखी हैं यहाँ पर। एक है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, ये जो रेट्रोवायरस है, एड्स का वायरस है, HIV वायरस है, उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं। वायरस स्टिल आपकी बॉडी में मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ, बस उसकी जो अटैक है CD4 रिसेप्टर सेल्स के ऊपर वो रुक जाएगा, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और एड्स की सिम्टम जो हैं वो भी रुक जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देगा और दोबारा जो है वो एड्स की सिम्टम्स काज कर सकता है। इसलिए ये वायरस जो है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये हमारी बॉडी में फॉरएवर मौजूद रहता है। लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन और इलाज के साथ एक इंसान सारी ज़िंदगी जो है नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर इलाज जो है वो चलता रहे। इसी तरीके से प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, ये भी HIV के जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, उसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं और उसकी जो तादाद है उसको बढ़ने से और हमारे रिसेप्टर सेल, वाइट ब्लड सेल, T लिम्फोसाइट को बढ़ने से जो है वो रोक देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लेसन ये है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें, सेफ़ ज़िंदगी गुजारें, ऑनेस्ट ज़िंदगी गुजारें, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारें, बग़ैर सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ना करें। ये भी एक कुदरत की तरफ से यानी एक ऐसी डिज़ीज़ है उन लोगों के लिए जो बेरारबी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो इल्लीगल ज़िंदगी गुजारते हैं। सीधा रहें, पॉजिटिव रहें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।